बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अज़हर जावेद और आज वीज़ा डेस्क में हमारे मेहमान हैं बैरिस्टर गुलनवाज खान साहब, जो यहाँ बरतानिया में प्रैक्टिस करते हैं। तकरीबन 3 दहाइयाँ होने वाली हैं और इनका एक बड़ा अबूर हासिल है इनको इमिग्रेशन के मामलात पर। तो इनसे आज जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से आने वाले लोगों से है और क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, किस तरह वो आ सकते हैं, क्या-क्या ख़्याल रखना होगा इमिग्रेशन के हवाले से। तो इस पे आज बात करते हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर गुलनवाज साहब आपका। हाँ साहब, आप अभी पाकिस्तान से भी आए हैं, मेरा कोई महीना एक तो रह के आए हैं वहाँ पे। 3 वीक्स। तो आजकल तो दौड़ लगी हुई है, लोग ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान से बाहर जाने के रास्ते ढूँढ रहे होते हैं। आपको सबसे कॉमन क्वेश्चन क्या मिलता है जब आप किसी से मिलते हैं उधर? उसमें डिपेंड करता है कि जो बंदा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो उसका प्रोफाइल या बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि हर बंदे की एक्सपेक्टेशन हुँ, वो ऑब्वियसली उसकी अपने मामलात से होती है। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, अगर किसी की मैट्रिक से कम एजुकेशन है तो उसका तो ऑब्वियसली टारगेट तो सऊदी अरब या कुछ ऐसे होगा। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हैं, आइल्स वगैरह किया हुआ है, तो उसमें ऑब्वियसली आपका जो टारगेट है वो हुँ, यूके उसमें हो सकता है, कनाडा हो सकता है, उसमें अमेरिका हो सकता है, डिपेंड ऑन योर प्रेफरेंस एंड प्रायोरिटी। तो यूके ऑलवेज़ प्रायोरिटी प्रेफरेंस इसलिए रहा है कि यूके से पाकिस्तान आना जाना जब डायरेक्ट फ़्लाइट हो तो बड़ा ईज़ी है, यानी आप रात बैठे सुबह पहुँच जाएँ। फिर दूसरा है कि आपकी यहाँ पे थर्ड जनरेशन इस टाइम चल रही है, डायस्पोरा बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्टिव है। जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है बहुत एक्टिव है। आप जितने भी बड़े जो भी वेन्यूज़ हैं उसमें हाउस ऑफ लॉर्ड है, हाउस ऑफ कॉमन है, उसमें पुलिस है, उसके अंदर लॉयर्स है, उसमें जिस भी आप मतलब फॉर तो आपको अपनी कम्युनिटी के लोग ईज़िली मिल जाते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ील नहीं होता कि आप किसी ऐसी जगह के ऊपर हैं कि जहाँ पे आपको लैंग्वेज बैरियर हो या किसी लिहाज से भी, तो हर भी फ़ील्ड में आपको अपने लोग मिलते हैं। ये बहुत बड़ा कम्फ़र्ट ज़ोन होता है जब आप किसी नई जगह पे रिलोकेट होते हैं। तो इसलिए यूके ऑलवेज़ चूँकि कॉलोनी भी पाकिस्तान रहा है यूके की, तो ये दहाइयों से एक सिलसिला चल रहा है और थर्ड जनरेशन हम कह लें या फोर्थ जनरेशन कह लें इस टाइम, वो यूके के अंदर है। मोर देन 2 मिलियंस पाकिस्तानी यहाँ पे हैं और बड़ा वाइब्रेंट और एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं यूके इकोनॉमी के अंदर, यूके पॉलिटिक्स के अंदर, यूके हर मैदान के अंदर। अच्छा गुलनवाज साहब, पाकिस्तान से जो इमिग्रेशन के मामलात हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सख्ती भी काफ़ी हुई है, जी। रूल्स भी चेंज हो रहे हैं। लोग आते रहे हैं, आ रहे हैं, बड़ी तादाद में आए हैं। तो इस वक़्त अगर एक कोई अवेलेबल रूट्स हैं यहाँ पे, अगर हम 1, 2, 3 करना जी, जी। चाहें, तो कौन से हैं? अगर आप उनको लिस्ट करें? जी, बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। चूँकि होता ये है कि ना पॉलिसीज़ चेंज होती रहती हैं, वेरिएशंस आती रहती हैं। तो जिस वक़्त पॉलिसीज़ का नहीं पता होता, तो लोग उस टाइम अब एक एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक एक जो है साहिबा आई, फैमिली आई, पाकिस्तान में था मैं। तो उनकी प्लान ये था कि निकाह शादी वगैरह बच्ची की और वो प्लान ये था कि बच्ची का आइल्स हो जाएगा और सारी फ़ी वगैरह देंगे तो फिर बच्चा साथ ले लेगा और वहाँ पे अपनी लाइफ़ स्टार्ट करेंगे और उसके बाद पीएसडब्ल्यू और स्किल वर्कर रूट जिस तरह से भी है। लेकिन उनको जब वो फ़ी वगैरह दे बैठे सारा कुछ, तो पता चला डिपेंडेंसी तो रूट ही ख़त्म हो चुका है। स्टूडेंट के डिपेंडेंट साथ आ ही नहीं सकता। इसी हुँ। तरह केयर के साथ हुआ। तो केयर बारे में सारे मामलात में सब कुछ हो गया, लेकिन जब वो रूट टाइम आया तो उस पे केयर पे डिपेंडेंट ही लाओ। तो जो अप टू डेटेड जो आपके पास कोई बात होगी, उससे आप बहुत सी परेशानियों से, प्रॉब्लम से बच सकते हैं और उसमें ऑफ कोर्स ये एक सीरियस मामला होता है, जिस जब आप रिलोकेट अपना कंट्री छोड़ के तभी करते हैं व्हेन इट्स वेरी सीरियस। अदरवाइज़ कौन छोड़ना चाहता है अपने पेरेंट्स को, अपने माँ-बाप को, सिबलिंग्स को, अपनी जगह को। तो ये चीज़ें मामलात होते हैं। बहरहाल आप जिस भी रूट पे आप क्वालिफ़ाई कर रहे हैं, कंपैटिबिलिटी बनती है, उसी पे कोशिश करें और इसके लिए आपके पास राइट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और वो राइट इन्फॉर्मेशन आपको राइट लोगों से मिलेगी, ना कि क्वैक से। तो तो इसीलिए तो हम कोशिश करते हैं कि जो राइट लोग हैं, जो हुँ, प्रोफेशनल हैं, जिनकी यहाँ पे इनको अलाउ भी है, उनको लेके आएँ। तो आप गुलनाज खान साहब हमें रूट बताइए। अगर पाकिस्तान में एक बिज़नेसमैन है, वो सियालकोट में है, गुजरांवाला में है, मंडी बहाउद्दीन में है या किसी और कराची, फैसलाबाद में है, वो अगर यहाँ आना चाहता है, उसके लिए कौन-सा रूट अवेलेबल है? जी। इसमें ना जी अभी मैं चूँकि पाकिस्तान था तो मेरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स सियालकोट
में वहाँ पे एक ब्रीफिंग थी इस टॉपिक के ऊपर किसी लिहाज से। तो चूँकि सियालकोट वैसे भी एक एक्सपोर्ट सिटी है और वहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं, और जिसमें होता क्या है कि स्पेशली सियालकोट फैसलाबाद से जब वो अपनी एक्सपोर्ट करते हैं तो उनको नॉर्मली मिडल मैन के तौर पे वो उनको कुछ कमीशंस देना पड़ती हैं, रेफरेंस फ़ीस देना पड़ती है, और उसके बाद उसके फर्दर टाइम वेस्ट भी होता है। तो चूँकि उनके पास फ़र्स्ट इन्फॉर्मेशन होती नहीं, और जो लोकल एजेंट्स होते हैं उनके पास बड़ी बेसिक्स इन्फॉर्मेशन होती है, स्टूडेंट की होगी, विजिट वीज़ा की होगी या स्पाउस वीज़ा की हद तक, बस इससे ऊपर नहीं। तो ये जो दूसरी फील्ड होती है कमर्शियल जिसको कहते हैं इमिग्रेशन, ये एक निश मार्केट है, ये ऑब्वियसली अब कॉमन नहीं मिलेगी। अब गवर्नमेंट ऑफ यूके पॉलिसीज़ चेंज करती रहती है। अभी जो करंट पॉलिसी है वो बड़ी ज़बरदस्त है स्पेशली बिज़नेस लोगों के लिए। ब्यूटी क्या है इसके अंदर, अब चेंजेस क्या हुई हैं। पहले था कि 200,000 पाउंड आपके पास होना चाहिए एज इंडिविजुअल आ रहे हैं एंटरप्रेन्योर रूट। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है 2 मिलियन होना चाहिए। अब वो रूट ख़त्म हो गए हैं। 100 रिप्रेजेंटेटिव था, रूट ख़त्म हो गए हैं। उसके ऊपर अगर आपसे कोई पैसे ले रहा है तो वो बिल्कुल अनफेयर है। अब नया रूट क्या है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है स्पेशली बिजनेस कम्युनिटी के लिए। ब्यूटी इसकी नंबर 1 क्या है कि जी आपकी कोई इन्वेस्टमेंट को थ्रेशोल्ड नहीं है। मीन कि कोई आपने 2 लाख 4 लाख या 5 लाख पाउंड यहाँ पे लेके आना रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या रिक्वायरमेंट है, वेरी सिंपल, गवर्नमेंट ने कर दिया है कि आपका बिजनेस जो मदर कंपनी है वो पाकिस्तान में हो या उस कंट्री में जहाँ से आप आ रहे हो। अब अगर आपकी कंपनी पाकिस्तान में है और वो बिज़नेस ऑपरेट कर रहा है, प्रॉपर एक वायबल बिज़नेस है, तो वो कहते हैं कि जी आपका अगर ब्रांच अब बनाना चाहते हैं यूके में, मोस्ट वेलकम। उसके लिए क्या प्रूव करना है, नंबर 1 आपका बिज़नेस प्लान, कि आप क्या बिज़नेस, जो आपका बिज़नेस है उसी की आप यहाँ पे रेप्लिका या ऑफिस या सब्सिडरी ऑफिस बनाना चाह रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 कि जो आप पाकिस्तान बिज़नेस कर रहे हैं उसका एक स्ट्रक्चर आपका हो जो कि सेंस बने। फॉर एग्जांपल जो पेमेंट्स हैं आप बैंक टू बैंक कर रहे हो, आपका जो पेरोल के ऊपर स्टाफ है उनका आपके पास रिकॉर्ड प्रॉपर हो, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट आपके प्रॉपर हो। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास उसकी सारी एविडेंस हो, और जो आपकी लीज़ या जो भी आपकी प्रॉपर्टी वगैरह है उसके ऊपर एविडेंस हो। तो बहुत से डॉक्यूमेंट्स आपके वो होते हैं जो वो फिजिकली आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, जस्ट उनको शेप अप का प्रॉब्लम होता है, नहीं पता होता। अगर प्रॉपर कंसल्टेंसी अगर आप ले लेते हैं प्रॉपर क्वालिफाइड लॉ फर्म से, तो वो आपको इसका प्रॉपर आपको गाइडलाइन दे देंगे, और अब बड़ा इजी है कि आप अपना ऑफिस बहुत ही कम पैसों में यूके के अंदर एक इंटरनेशनल मार्केट में आ सकते हैं। 1 नंबर 2 इसके अंदर जो खूबसूरती है वो ये है कि आप अप टू 5 लोगों को अपने साथ लेके आ सकते हैं। उस बिज़नेस का जो आप यहाँ ब्रांच बनाएंगे, ग्लोबल बिजनेस मोबिलिटी स्कीम, GBM स्कीम कहते हैं, तो अप टू 5 लोगों को आप यहाँ पे लेके आ सकते हैं। और ये वो 5 लोग फर्दर आपने लेके रिक्रूट करने हैं तो आप लोकल भी रिक्रूट कर सकते हैं। अब वो 5 लोग कौन होंगे, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, ये एक अलग से एक सारा सिनारियो है। जब हम टेलर मेड एक एडवाइस देते हैं, वो बिज़नेस टू बिज़नेस वेरी करता है। फॉर एग्जांपल आप एक्सपोर्टर हैं, आपका हौजरी में है, या आपका वहाँ पे स्पोर्ट्स है, या आपका टेक्सटाइल, व्हाटएवर द बिज़नेस यू हैव, या आप रियल एस्टेट बिज़नेस है, या कोई भी बिज़नेस जो स्केलेबिलिटी जिसके अंदर पॉसिबिलिटी है, और उसकी ब्रांच ऑफिस या सब्सिडरी ऑफिस यहाँ आप बनाना, उसके लिए बाय ऑफिस नहीं करना, रेंट आउट कर सकते हैं आप, या आप उसकी सर्विस ऑफिस ले सकती हैं, उसकी भी कोई पाबंदी नहीं है। जो बिज़नेस प्लान आपने देना है उसी को आपकी एक्सपेक्टेशन वही होगी, उसी बेस के ऊपर यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ यूके जो कंपनी हाउस है वहाँ पे अलग से रजिस्ट्रेशन होती है, अलग से लाइसेंस मिलता है ओवरसीज़ बिजनेस का। उस लाइसेंस जो मिलता है वो मिलता है मदर कंपनी जो पाकिस्तान बेस है। अब वो जब लाइसेंस हो तो ऐसे जैसे यूके वाला जो बिज़नेस यहाँ पे स्पॉन्सर लाइसेंस है, इससे आप एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ, तो वो लाइसेंस मिलने के बाद अप टू 5 लोगों को यहाँ पे लेके आ सकते हैं। अब वो जो 5 लोग होंगे उनके लिए बेसिक जो शराइत हैं उनमें से एक ये है वो सीनियर लेवल हो। नंबर 2 वो जो एप्लीकेंट है जिसको कंपनी ने, मदर कंपनी ने रिक्रूट करने जा रही है, वो लीस्ट 1 ईयर से काम कर रहा हो, और प्लस उसकी सैलरी थ्रेशोल्ड, और प्लस वो उसी कंपनी के लिए काम करेगा। ये नहीं होगा कि वो बंदा उस कंपनी के लिए रहा है लेकिन किसी और के लिए काम, ऐसा नहीं, वो आप ही की कंपनी के लिए काम करेगा। इस तरह से आप पाकिस्तान में रहते हुए अपने आप को एक्सपैंड कर सकते हैं, आप पाकिस्तान की खिदमत बेहतर तरीके से कर सकते हैं, अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। इस स्कीम को क्या कहते हैं? GBM, ग्लोबल बिजनेस मोबिलिटी स्कीम। तो इसके तहत जो शख्स आएंगे, जो ओनर है बिजनेस का, उनको कितनी देर का वीज़ा मिलेगा और क्या उनके साथ शराइत होंगे इसके? इस पे जी जो चूँकि ये स्कीम है स्पेशली डिज़ाइन फॉर बिजनेसेस, नॉट फॉर इंडिविजुअल्स। ये बिज़नेस के लिए स्कीम है, तो बिज़नेस को ही लाइसेंस मिलता है और वो बिज़नेस ही रिक्रूट करता है और वही स्पॉन्सर करता है जो मदर कंपनी होती है। ठीक है जी, सियालकोट की एग्जांपल दी हमने या फैसलाबाद की। तो इस पे जो वीज़ा स्टार्ट का मिलता है वो मिलता है 2 ईयर्स का, अपनी फैमिली को लेके आ सकते हैं।
अब 2 इयर्स का होगा उसके अंदर। उसके बाद फिर सिनारियो ये पीआर को लीड नहीं करेगा, लेकिन 2 इयर्स अगर मामला ठीक चलते हैं तो उसके अलावा फिर दोबारा से यहाँ से एक्सटेंशन नहीं होनी, दोबारा जाकर फिर एंट्री क्लियरेंस, या फिर कंपनी किसी और को वहाँ से ये एक ओल्ड रजीम था, इसको कहते थे इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र। इंडिया से मैंने बहुत काम किया इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र में। उसमें क्या होता था कि एक ऑफिस यूके में है और एक ऑफिस उस कंपनी का इंडिया में, फॉर एग्जांपल टाटा या फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ अदर बिजनेसेस। तो वो क्या करते थे, वो ना अपने एम्प्लॉयज़ को एक्सचेंज करते रहते थे। वो लीड टू सेटलमेंट नहीं होता था, तो वो टेम्परेरी अरेंजमेंट हुआ करता था। तो 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, वट एवर द कॉन्ट्रैक्ट, तो वो फिर एक अरेंजमेंट होता था। तो उससे ये डिफरेंट अरेंजमेंट किया गया। ये था वो था बिटवीन द कंपनीज ट्रांसफ़र। ये वाला है पूरा सेटअप आपका यूके के अंदर आ रहा है, पूरी ब्रांच आप बना रहे हैं, पूरा आप एक्सपोर्ट सेटअप सारा कर सकते हैं। यहाँ पे आप बैंक अकाउंट खुलेगा, जो आपकी फैमिली आएगी उनको सारी फैसिलिटीज़ जो स्कूल की है। अभी मेरी एक ज़ूम मीटिंग थी दुबई में एक फर्म के साथ, वो यही एक सेटअप यहाँ बनाना चाह रहे हैं रियल एस्टेट। तो उनको वो ये कह रहे थे कि जी क्या हमें एनएचएस की फैसिलिटी या क्या हमें जो स्कूलिंग है हमारे बच्चों को जो डिपेंडेंट्स उनको होगी। ऑफ कोर्स, क्योंकि जब आप एनएचएस फीस पे करते हैं, कोई भी जो आप वीज़ा यहाँ पे आते हैं जो मोर देन 6 मंथ होता है, तो वो विजिटर नहीं रहता, वो डिफरेंट कैटेगरी हो जाती है। तो वहाँ पे एनएचएस पे करते हैं। व्हेनेवर यू हैव पेड एनएचएस, ऑफ कोर्स ऑटोमेटिक आपका वो राइट बन जाता है। बाकी जो आपके बच्चे जो डिपेंडेंट होंगे उनको स्कूलिंग और बाकी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी। कंपनी सेटअप कैसे की जा सकती है? क्योंकि बाहर जो लोग बैठे हैं, आप जैसे आपने शुरू में भी कहा, उनके पास इन्फॉर्मेशन बहुत कम होती है, तो वो वहाँ पे बैठ के कैसे कंपनी सेटअप करेगा? इसका तरीकाकार बड़ा सिंपल है जी, कि आप यहाँ पे एक लॉ फर्म को, फॉर एग्जांपल हमारी फर्म है एडिसन एंड खान सॉलिसिटर्स, तो आप किसी लॉ फर्म को जो कि अप्रूव्ड हो, ऑथराइज्ड हो गवर्नमेंट के साथ डील करने में, आप उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं। वो सारी गाइडलाइन आपको देते हैं। इसमें मोस्टली 2 से 3 प्रोफेशनल्स का इसमें रोल होता है, आपके लॉयर का, सोलिसिटर्स का। फॉर एग्जांपल हम इसमें आपको हेल्प कर सकते हैं। नंबर 2, अकाउंटेंट्स आपका बिजनेस प्लान बनाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं, कंपनी फॉर्मेशन में हेल्प कर सकते हैं। तो ये अकाउंटेंट्स का रोल है। तो यही मेजर। तीसरा एचआर जो है मेनली वो आपका ही जो कंपनी है वही एचआर इसमें, या आपका अकाउंटेंट इसमें काफ़ी वाइटल रोल प्ले कर सकता है। तो अकाउंटेंट और लॉयर का मेन रोल होता है, एक्चुअली मेन लॉयर के रोल होता है, क्योंकि उसी ने अकाउंटेंट को आगे असाइनमेंट सारी जो है ना वो गाइडलाइन देनी होती है। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये तो चले हो गया एक बिज़नेस का, और कौन सा रूट है जो ख़ास तौर पे अभी वर्क वीज़ा के वाले से चीज़ें आई हैं, उसमें भी कोई चेंजेस आ रही हैं? तो एक पढ़ा लिखा शख्स, जैसे अभी चेंजेस आए उसके बावजूद 5 साल का रूट बरकरार रखा गया, जिनकी सैलरीज़ की हद है, उन बल्कि 3 साल में कर रहे हैं, जी, तो जी। उसमें ज़रा थोड़ा-सा बताइए क्या इसमें जी एक प्रोफ़ेशनल जो एक सीनियर लेवल पे बैठा है, वो कैसे आ सकता है? जो सीनियर लेवल बंदा है उनकी तो डिमांड ऑब्वियसली वर्ल्ड में हर जगह ही होती है, वो तो खुद चूज़ करते हैं कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है। अब इसमें जो चेंजेस आई हैं कि अभी जो लो स्किल या मीडियम स्किल लोग हैं उसके लिए आउट ऑफ कंट्री परमिट्स नहीं है। केयर वर्कर्स तो वैसे ख़त्म हो गया आउट ऑफ कंट्री। तो जो बाकी जो हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बेसिक स्किल्स थी कि जूनियर लेवल जॉब्स वगैरह, वो अब नहीं है। तो अब कोई भी जो परमिट होना है वो होना आरक्यूएफ लेवल 6 और अबव। आरक्यूएफ लेवल 6 और अबव क्या होता है कि ऐसी स्किल्स जिसके लिए ग्रेजुएशन या मास्टर लेवल की डिग्री, ठीक है जी, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो होता है क्वालिफाइड, तो उसका लेवल 6 मीन कि आपके पास जो जिस जॉब के लिए आप आना चाह रहे हैं उसमें ख़ास एक्सपर्टीज़ रिक्वायर्ड हो, मैनेजरियल लेवल हो, तो वो एक होना चाहिए नंबर 1। उसमें बेसिक चीज़ें हैं, ऑफ कोर्स आप इंग्लिश टेस्ट जो है वो आपका B2 करने जा रहे हैं। उसकी जो दूसरा है कि जो टाइम ऑफ सेटलमेंट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। आपने ये बातें ऑब्वियसली सुनी होंगी, हमारे पिछले इंटरव्यू जो पिछला वीलॉग था उसमें आप वो डिटेल सुनेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। लेकिन उसमें एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन क्या है कि अगर आपकी सैलरी थ्रेशोल्ड 50,000 से अबव है, तो उस सूरत में आपको 10 साल सेटलमेंट रूट पर वेट नहीं करना। उसमें फर्दर एक्सेप्शंस हैं, आपको कम्युनिटी वर्क करते हैं या आप उसमें कुछ और उन्होंने कुछ उसमें कुछ दिए हुई हैं डिटेल के अंदर, वो हम एक अलग टॉपिक हम जो डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे नहीं करने जा रहे। तो उससे आप अपने परमिट को 10 साल की बजाय आप उसको 3 साल, 5 साल, 7 साल, डिपेंड ऑन कि आप कौन सी टिक्स आप करते हैं, तो आप उसको टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं। द बॉल इज़ इन योर हैंड। तो अगर आप एक्टिव हैं और प्रोफेशनल हैं, अपने काम में आपकी ग्रिप है, आप एक्टिव बंदे हैं, तो डेफिनेटली आप इन एडवांटेजेस को आप बिल्कुल अवेल कर सकते हैं। शोर ये पड़ा हुआ है पाकिस्तान में जी, यूके ने वीज़े बंद कर दिए हैं, तो उस प्रोपेगेंडा यहाँ ये जो एक सोशल मीडिया का ट्रेंड चल जाता, पता होता नहीं है, बात कर रहे होते हैं, तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये अभी जो आपने ये बात की 50,000 प्लस सैलरी
और ये भी सुना है कि जो 125,000 सैलरी वाले हैं उनको तो 3 साल में वो वेरी क्विक, कार्ड ये ऐसे ही ऐसे ही बिल्कुल हम्म ऐसे है। हमने बल्कि लास्ट वीक लॉग में हमने बड़ी हम्म डिटेल से इस टॉपिक के ऊपर बात की थी। तो ये जो पहले है कि ये जो अभी जो एक रूटीन मामले में तो फिर आउटकम भी रूटीन ही आएगी। तो अगर आप एक्सेप्शनल हैं और आप समझते हैं, कॉन्फिडेंस है, तो आप अपनी सेटलमेंट को 10 साल से 3 साल के ऊपर लेके आ सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी थ्रेशोल्ड क्या है और आप जिस एम्प्लॉयर के साथ हैं किस तरह से आप काम कर रहे हैं। दूसरी अभी एक और खूबसूरत बात यह है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड ख़ुद को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, लेकिन देयर इज़ अ कैप ऑफ आवर्स। आप कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं, देयर इज़ अ कैप ऑफ आवर्स। तो पैरामीटर्स हैं, एज़ फार एज़ यू नो इन्फॉर्मेशन आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि क्वैक्स के पास नहीं, आपने क्वालिफाइड लोगों के पास जाना है ताकि आपके पास अप टू डेट इन्फॉर्मेशन आ सके। अच्छा बैरिस्टर साहब, पाकिस्तान में फ्रॉड भी बहुत होता है। आप गए हैं, होके आए हैं, लोग पैसे ले लेते हैं और फिर उसके बाद वो मिलते भी नहीं हैं। तो जो फ्रॉड आपने भी देखा है, तो वो जो लोग फ्रॉड का शिकार होते हैं, वो क्या समझते हैं कि उनके पास, जैसे अभी हम ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जो यूके या किसी और कंट्री में जाने के लिए चेक्स क्या होने चाहिए? आप कैसे उसको आप समझ सकते हैं कि नहीं यार, ये मेरे साथ फ्रॉड नहीं हो रहा, मैं ठीक जा रहा हूँ, या ये मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है? क्या आप लोगों को एडवाइस करेंगे इस पे? इसमें जी कुछ बेसिक से पैरामीटर्स हैं। हम इसको अगर देसी एग्जांपल दें, अगर आपने हनी लेना है प्योर, या आपने ऑर्गेनिक घी लेना है या दूध लेना है, तो वो तो मार्केट में तो अवेलेबल है। अब आपने प्योर लेना है तो उसके लिए आपकी कुछ अपनी अंडरस्टैंडिंग आपकी, अगर आप थोड़े से वर्क करें तो आप बड़ी जल्दी पहचान लेंगे कि ये हनी प्योर है कि नहीं है, ये मिल्क प्योर है कि नहीं है। ये तो ये एग्जैक्टली ऐसे ही है कि आपकी खुद अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आपके सराउंडिंग में लोग जो पढ़े लिखे हैं उनके साथ आप थोड़ा शेयर करके, होता क्या है कि जब आप क्वैक्स के पास जाते हैं या आप नॉन क्वालिफाइड लोगों के पास जाते हैं, उनका टारगेट क्या होता है कि आपको सेटिस्फाई करना, या जो फ़ी या पैसा उनके पास जाना, बड़े उनका ख्वाब दिखाना। उनका वो होता है। उन्होंने सिर्फ़ हुँ, आपको वो बात बतानी जो आपको अच्छी लग रही है हुँ। या जिससे आपको खुशी हो रही है। उन्होंने जो तस्वीर का एक ही रुख दिखाना है, और एक रुख जब दिखता है, और ये तो बड़ी बेसिक चीज़ है कि तस्वीर का एक रुख तो होता ही नहीं है, अदरवे रुख भी होता है। लेकिन जो क्वैक्स होगा या जो नॉन क्वालिफाइड लोग होंगे, उनका एजेंट लोग, तो उनका जो टारगेट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। फिर दूसरा है कि उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता। फ़ोन बंद कर दिया, आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते किसी लिहाज से। लेकिन जब आप क्वालिफाइड लोगों के पास जाते हैं, अब वहाँ पे डर क्या होता है? नंबर 1, आप खुद कोशिश नहीं करते। सेकंड ये होता है कि आपकी जो उनकी बेसिक कंसल्टेंसी फ़ीस है, वो थोड़ी-सी बचाने के लिए आप बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। तो एक तो ये चीज़ बेसिक है। जब जो क्वालिफाइड बंदा है, वो आपके प्रोस कॉन्स तस्वीर के दोनों रुख बताएगा, और वो आपकी जो प्रोफ़ाइल है, जो आपकी कैपेबिलिटी, ये मामलात अकॉर्डिंगली आपको बताएगा कि ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता। अगर हो सकता है, कैसे हो सकता है? पूरी डिटेल, तो आपके दोनों रुख। दूसरी साइड पे बिल्कुल सब अच्छा के हिसाब-किताब होगा। तो एक तो ये बेसिक। दूसरा, आप खुद को कैसे बचा सकते हैं कि जो बात आपको बताई जाए, आप उसको एक से ज़्यादा जगह से वेरीफ़ाई करें अपने ओन तरीके अब से। तो एआई आ गया। ठीक है जी, एआई बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। हाँ। आप उसको बिल्कुल उसको वेरीफ़ाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं किसी और तरीके से। ये कैटेगरी फॉर एग्ज़ाम्पल अब ख़त्म हुए भी 2, 3, 4 महीने, 5 महीने हो गए हैं। उसी चीज़ के ऊपर आप, वो कहता है बंदा कि जी आप मुझे ये इतने बस अभी दे, बाकी काम होने पे, बाकी तो उसने मिलना ही नहीं आपसे। हुँ। तो जो चले गए, वो कैसे लेंगे आप? कोई आपके पास एविडेंस नहीं, आप दे के अपने ज़ाती पैसे दे के लेना मुश्किल है, तो ये कैसे आप दे के? तो इसके लिए आपकी अपनी जो ड्यू डिलिजेंस है या आपकी जो अपनी वर्किंग है, वो आपको ज़रूर, जो भी आपको कोई बंदा मशवरा देता है, तो आप उसको, बेहतर तरीका ये है कि क्वालिफ़ाइड बंदों से, गूगल के ऊपर आप कहीं से भी, लॉ फ़र्म से, यूके से आप वहाँ जाएँ, अपॉइंटमेंट बुक करें, आपकी जो कंसल्टेंसी फ़ी है 10-15 मिनट आप टाइम, तो आपको सारी चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, जो बताया जा रहा है उसमें किस तरह की है। अच्छा बैरिस्टर साहब, एक वहाँ पर अगर पाकिस्तान में जो हुँ, प्रोफ़ेशनल्स हैं, वो अगर जॉब ढूँढना चाहें यहाँ पे, कई वेबसाइट्स हैं, आप बता सकते हैं। हुँ। कोई अकाउंटेंट है, कोई इसी अपने प्रोफ़ेशन में कोई इंजीनियर है, कोई आईटी का है, तो उसके लिए क्या आप सजेस्ट करते हैं कि वो कैसे जॉब ढूँढ सकता है यहाँ? इसमें ना जी दो चीज़ें हैं। जॉब ढूँढना एक एक टास्क है, उसका बड़ा ईज़ी तरीकाकार है, मैं वो शेयर कर देता हूँ। सेकंड है कि जॉब तो मिल गई, रिक्रूटमेंट वो आपको ऑनबोर्ड करना चाह रहे हैं। पीछे मेरे पास एक एक ऐसी असाइनमेंट आई थी। तो दूसरा ये है कि आपको इमिग्रेशन स्टेटस, वो एक अलग चीज़ है। ये 2 अलग चीज़ें, हमने इनको डिफरेंशिएट करना है। जॉब के लिए अब मेरे एक साहिब हैं, वो काफ़ी हाई प्रोफ़ाइल एक बड़े बैंक में काम कर रहे थे।
यूएस के अंदर, उन्हें काफ़ी काम किया, उसके बाद फिर वो रिलोकेट हो गए मलेशिया में, वहाँ पे काम करे तो बड़ी अच्छी पोस्ट के ऊपर। अभी वो मलेशिया में थे जब उनकी मुझसे बात हुई, उन्होंने बुकिंग की, कंसल्टेशन, सारी बातचीत हुई। अब उनकी यहाँ पे उनको मोर देन 1 प्लेसेस से बड़ी अच्छी ऑफ़र्स थी उनको। 80,000 पाउंड प्लस पर एनम उनको पैकेज था, एक जगह से 100,000 पाउंड प्लस पैकेज था उनको बिकॉज़ ऑफ हिज प्रोफाइल। अब चैलेंज क्या था? चैलेंज ये था कि वो कहते थे कि जी हम आपको स्पॉन्सर नहीं करेंगे, स्किल्ड वर्कर आपने रूट जो है, अब जब तक बंदे के पास राइट टू वर्क यहाँ पे नहीं हो, तो वो कैसे करेगा? तो ये 2 अलग चीज़ें, इनको मैंने अंडरस्टैंड करना है। तो जॉब अगर आपने ढूँढनी है, ऐसा हो सकता है कि जो आपको जॉब ऑफ़र कर रहे हों, जैसे एनएचएस है, वो अगर जॉब ऑफ़र करता है, तो साथ में वो आपको परमिट या वो स्पॉन्सर भी देते हैं, चूँकि उनके पास लाइसेंस होता है। बहुत से ऐसे स्पॉन्सर जिन पर लाइसेंस नहीं होता। अच्छा, कैसे ढूँढनी है? कुछ वेबसाइट्स हैं, आप उनको गूगल कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन तरीका ईज़ी है, आप एआई पे जाएँ, उसमें आप लिखें अपने मामलात, वो आपको बहुत सी वेबसाइट बता देगा। उसमें रीड्स है, उसके अंदर जॉब सेंटर प्लस है, उसके अंदर जॉब्स है, उसके अंदर वर्क.co, उसके अंदर सीवी library.co.uk, नंबर ऑफ है, और इनके ऊपर मिलियंस ऑफ जो लोग सीवीज़ अपनी अपलोड करते हैं। इसके अलावा बहुत सी रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ ऐसी हैं जो कि ऑथराइज़्ड होती हैं, प्रॉपर वो ठीक लोग होते हैं, उनकी आप देख सकते हैं, उनकी रेटिंग वगैरह चेक कर सकते हैं कि वो किसी से एफिलिएटेड हैं कि नहीं है। उनके थ्रू भी आप जॉब्स यहाँ पे कर सकते हैं। एनएचएस में स्पेशली ऐसे होता है कि रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ एनएचएस को स्टाफ सप्लाई करते हैं और वहाँ पे ही उनको जो है वो स्पॉन्सर, चूँकि एनएचएस के पास स्पॉन्सर लाइसेंस है, तो वो स्पॉन्सर भी साथ कर देते हैं। तो लेकिन एनएचएस समटाइम डायरेक्ट काम नहीं करता, थ्रू एजेंसीज़ काम करता है, तो आप उन एजेंसीज़ को अप्रोच करें। एक ये तरीकाकार है। दूसरा ये कि जब आपको जॉब मिल जाती है, तो चेक करें होम ऑफिस के रजिस्टर पे जाके, जो स्पॉन्सर लाइसेंस रजिस्टर है। अब अगर स्पॉन्सर लाइसेंस रजिस्टर है, आप गूगल पे जाके, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो वहाँ से पता चल जाएगा कि ये जो मेरा प्रपोज्ड एम्प्लॉयर है, ये प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर है, क्या इसके पास लाइसेंस है या नहीं है। अगर लाइसेंस है तो फिर ज़बरदस्त हो गया, फिर आपको टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगा। लेकिन एक चीज़, जहाँ पे जॉब है, अगर उनके पास लाइसेंस नहीं है, तो आपकी वो सारी एफ़र्ट्स वेन में चली जाएँगी, क्योंकि आपने जब आना है तो राइट टू वर्क होगा, तो आप उस जॉब को जो है वो अवेल कर पाएँगे। जस्ट जॉब ऑफ़र होना सफिशिएंट आपके लिए नहीं होगा। हाँ, आप दूसरी जॉब करना चाहें, मेन जॉब आपकी वही होगी जिस पे आपको परमिट मिला, अगर मिल जाता है। दूसरी जॉब अप टू 20 आवर्स आप कर सकते हैं, सिमिलर जॉब या आरकेएफ लेवल 6 और अबव। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर थैंक यू। साहब आपका, थैंक यू। नाज़रीन, बड़ी तफसील के साथ उन्होंने बताया कि बरतानिया में इमिग्रेशन के हवाले से आप किस तरह आ सकते हैं, अपनी जॉब कैसे ढूंढ सकते हैं, कैसे सिक्योर कर सकते हैं और कैसे एजेंट माफिया से बच सकते हैं। आजकल हर चीज़ अवेलेबल है, चैट जीपीटी है, एआई है, वहाँ से जाके आप हर चीज़ इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर कोई आपको कहता है कि जी मैं वीज़ा करवा दूंगा, इस शोबे में करवा दूंगा, जाके अपनी सर्च करें। इन एजेंटों के हाथों से ज़रूर बचें। हाँ, जो प्रोफेशनल्स हैं अपने अपने इन मामलात में इमिग्रेशन के हवाले से, उनसे आप ज़रूर मशवरा करें ताकि आप किसी भी फ्रॉड या धोखे से बच सकें। आज तक के लिए इतना, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।